नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारे गद्य खंड का पहला चैप्टर, यानी कि हमारे काव्य खंड के लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। सभी चैप्टर्स में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई भावार्थ समझ में नहीं आता है, तो आप अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी कविताएं हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। और सभी कविताओं से किसी में से भी कोई सा भी काव्यांश आपके पास आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, उससे जुड़ा हुआ भावार्थ लिखने को आ सकता है, साथ ही कवि और कविता का नाम आ सकता है। तो सारी कविताओं को एक बार रिवाइज कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का पहला चैप्टर, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है और जिस चैप्टर का नाम है भक्तन। और ये पाठ भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। आप अगर लास्ट 2-3-5 इयर्स का अगर आप सैंपल पेपर्स उठाकर देखेंगे तो इस चैप्टर से कई बार आपको पठित गद्यांश के रूप में पाठ जो है आपका यहाँ पर आया है और उसमें से प्रश्न उत्तर करने को आपको मिलते हैं। पाठ तथा लेखिका का नाम भी आपने याद करना है और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी आपने अच्छे से रीड करने हैं, पाठ को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो चैप्टर है ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है और इसमें महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर इस चैप्टर को भक्तन यानी कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या होता है? देखिए, संस्मरण यानी कि पुरानी यादें, जो हमारी यादें होती हैं उनको हम कहते हैं संस्मरण। किसी चीज को याद करके लिखना संस्मरण कहलाता है। और संस्मरणात्मक रेखा चित्र यानी कि उसको एक रेखा चित्र के रूप में लिखना, ये आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहलाता है। और चैप्टर भक्तन बिल्कुल इसी तरह का एक पाठ है, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जन्म सन 1907, जन्म सन 1907 में इनका जन्म हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह हैं, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके कुछ निबंध संग्रह है। और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण हैं और रेखा चित्र हैं। ठीक है, तो इनके प्रमुख पुरस्कार इस तरह से हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया यामा संग्रह के लिए। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार दिया गया। साथ ही पद्म भूषण दिया गया 1956 में, 1956 में। निधन इनका 1987 इलाहाबाद में हुआ। तो जो मेन चीजें हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में, वो हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम शुरू करते हैं उनके चैप्टर को, जिसका नाम है भक्तन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा चैप्टर है, आप कवयित्री के लेखिका के विषय में, लेखिका के विषय में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, इसको पाठ से रिवाइज करके केवल इतनी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगी। तो यहाँ पर भक्तन जो हमारा एक चैप्टर है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, ये महादेवी वर्मा जी का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी कि एक संस्मरण है और जिसको रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है। और दूसरी ये जो रचना है, ये स्मृति की रेखाएं, इनकी जो रचना है स्मृति की रेखाएं, उसमें संकलित है। इसमें महादेवी वर्मा जी अपनी सेविका भक्तन के अतीत और वर्तमान का परिचय देती हैं कि वो अपने पुराने दिनों को याद करती हैं। उस टाइम पे उनकी जो एक सेविका थी, उनकी जो एक सेविका थी, उसके
अतीत यानी कि उसका अतीत क्या था, क्योंकि उनकी जो सेविका थी अब वो एक वृद्धा अवस्था में थी और बहुत ज्यादा वृद्ध नहीं थी, लेकिन उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसका खान पान बिल्कुल एक वृद्ध की तरह था। तो उसके अतीत यानी कि उसकी जो उसके बचपन के दिन होंगे, उसकी जवानी के दिन होंगे, उसकी शादीशुदा जिंदगी के जो दिन होंगे उसके बारे में, और साथ ही उसके वर्तमान समय यानी कि अभी वो किस तरह से पेश आती है। वर्तमान समय यानी कि जब के बारे में, जब की यादों को लेखिका लिख रही हैं, उस समय के बारे में लेखिका यहाँ पर उसका परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प खाका यहाँ पर खींचती हैं और यहाँ पर बताती हैं कि जो महादेवी वर्मा जी के घर में काम शुरू करने से पहले वो कैसे एक संघर्षशील महिला थी, यानी कि जब वो उनके घर में काम करने आई उससे पहले वो कैसे एक संघर्षशील महिला थी, स्वाभिमानी थी, कर्मठ थी और इसी तरह का उसने जीवन जिया था, और कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं, पितृसत्तात्मक यानी कि जहां पर पुरुषों की सत्ता हो, जहां पर पुरुषों की सत्ता हो, ऐसी मान्यताओं को छल छदम भरे समाज में अपनी बेटी के हक के लिए लड़ाई लड़ी और कैसे हार कर जिंदगी की राह पूरी तरह से बदल लेने अब वो यहाँ पर पहुंची थी। यानी कि उसने जब महादेवी वर्मा के घर में काम करने से पहले जो उसका अतीत था, यानी कि जब उसके बचपन के दिन थे या उसकी जवानी के दिन थे या उसकी शादीशुदा जिंदगी के दिन थे या उसका पारिवारिक जो माहौल था, उसमें उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया और कैसे उसने वो पितृसत्तात्मक यानी कि जो पुरुषों की सत्ता चलने का जो एक मान्यता थी उस, और साथ ही छल छदम भरे जो समाज था उसमें अपनी बेटियों को कैसे हक दिलाने के लिए कैसे उसने लड़ाई लड़ी और अंत में उन सबसे हार कर, क्योंकि वो अकेली थी इस लड़ाई में और उसका जो पूरा परिवार था वो एक साथ था, और कैसे वो इस लड़ाई को हार गई और उसके बाद उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लेने का निर्णय लिया। तो इसके साथ ही यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने जो हमारी भक्तन है उनके जीवन में आकर किस तरह से छा जाना, यानी कि वो उनके जीवन में आई और बिल्कुल उनके जीवन में इस तरह से छा गई, जैसे होता है ना कई बार कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम इनसे पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम इनसे काफी समय पहले मिल चुके हैं, यानी कि हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम इनसे पहली बार मिल रहे हैं, वो हमारे साथ हमारे जीवन में बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लेखिका के जीवन में पर वो छाई और ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ी जिससे लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयामों को उद्घाटित किया। तो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तन अपने पतले होठों और कोनों में दृढ़ संकल्प, अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग बीत चुका है। लेखिका जिस दिन पहली बार वो महादेवी वर्मा जी से मिली थी, कौन, भक्तन, तो उस समय महादेवी वर्मा जी उस समय के विषय में बात कर रही हैं। वो एक छोटे कद वाली, दुबले शरीर वाली, अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और अपनी छोटी सी आंखों में विचित्र समझदारी लेकर जब पहली बार मेरे पास आकर उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग बीत चुका है, यानी कि काफी टाइम निकल चुका है। जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, यानी कि जिज्ञासु जो है उससे इस संदर्भ में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरस के संग रहित है, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इससे भक्तन को पता नहीं, पता हो तो संभव है वो मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी
कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता है कि कुछ वर्ष बीत जाने के बाद वो मेरे साथ रहने के समय को 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, और चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न उठाना पड़े। तो जब भी उससे कोई पूछता था, क्या पूछता था कि आप कितने समय से इनके साथ हैं, तो वो क्या कहती थी, यह 50 बरस से संग रहित है, यानी कि यही कोई 50 वर्ष हो गए हैं हम दोनों को साथ में रहते हुए। तो लेखिका कहती है कि इस हिसाब से तो मेरी आयु 75 वर्ष हो गई है, यानी कि इस हिसाब से मेरी आयु जो है वो 75 वर्ष की हो गई है। तो लेखिका कहती है कि वो मेरे साथ बिताया हुआ उसका समय है, उसको वो बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहती है। और वो तो बिल्कुल इस तरह से लोगों को बताती है कि कभी ऐसा ना हो कि वो लोगों को बताए कि हमें साथ रहते हुए 100 वर्ष हो गए हैं। तो लेखिका कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको साथ रहते हुए 100 वर्ष वो बताए, यानी कि लेखिका को अपनी 150 वर्ष की 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ढोना पड़ सके। यानी कि लेखिका कहती है कि इसका मतलब जब वो ये कहेंगी कि 100 वर्ष हमें साथ रहते हो गए, तो इसका मतलब मैं 150 वर्ष की हो जाऊंगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। तो जो यहाँ पर अब भक्तन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है कि सेविका धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता, कंपटीशन की। हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम के सेवक हैं, भगवान राम के भक्त हैं, वो भगवान राम के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से भक्तन भी किसी अंजना की पुत्री ना होकर, यानी कि गुण सारे वही हनुमान जी वाले हैं, लेकिन वो किसी अंजना की पुत्री नहीं है, बल्कि एक अनाम धान्य गोपालिका की कन्या है, और उनका नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। नाम लक्ष्मी है, लेकिन उनको, क्योंकि वो गांव में रहती हैं और वहां की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें उनको लक्ष्मण कहा जाता है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, देखिए अब यहाँ पर लेखिका जी अपने लिए कह रही हैं, क्या कह रही हैं, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे भी लक्ष्मी की सिद्धि भक्तन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। तो लेखिका अपने नाम के लिए कहती हैं, उनका नाम है महादेवी। तो लेखिका कहती है कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, यानी कि मेरा नाम है महादेवी, लेकिन नाम महादेवी होने से मैं महादेवी नहीं हो जाती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे उसका नाम है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नाम होने से लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, यानी कि वो बहुत ज्यादा अच्छे घर उसका बहुत अच्छा। देखिए कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा किस्मत भी यहाँ पर साथ देती है। तो लक्ष्मी का जो घर है, वहां पर ऐसी कोई कमी नहीं थी। जब तक वो कारोबार संभालती थी, जब तक वो घर संभालती थी, जब तक वो अपने परिवार को संभालती थी, तब तक उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ना ही दूध दही की कमी थी, ना ही कोई राशन की कमी थी, ना ही रहन सहन की कमी थी, ना ही किसी भी चीज की कमी थी। लेकिन जो किस्मत जो उसको यहाँ तक ले आई, तो लगता है कि ऐसे ही लक्ष्मी की समृद्धि उसके कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी, हमेशा के लिए नहीं रह सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो नाम होता है, हमारा व्यवहार, हमारे रहन सहन, हमारे जीने का तरीका, हमारा एक तरह से जीवन हमारे नाम के बिल्कुल विपरीत होता है। तो लेखिका भाई यहाँ पर समझा रही है कि नाम का विरोधाभास तो अक्सर सभी लोगों को लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तन बहुत समझदार है। भक्तन बहुत समझदार है, वह अपनी समृद्धि सूचक नाम को किसी को नहीं बताती, यानी कि वो समझदार है। उसने आज तक अपना असली नाम यानी कि जो उसका समृद्धि सूचक नाम है लक्ष्मी, वो किसी को नहीं बताया, क्योंकि जब वह
नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया था कि मैं इस प्रार्थना के साथ कि मैं इस नाम का प्रयोग कभी ना करूं, क्योंकि जब आप कहीं पर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहां पर आप अपना निक नेम नहीं बताते हैं, आप अपने घर का नाम नहीं बताते हैं, वहां पर आपको अपना रियल नेम ही बताना पड़ता है। तो लक्ष्मण ने भी अपना असली नाम बताया, लेकिन केवल इसी शर्त पर कि मैं, लेखिका कहती हैं कि मैं उसके इस नाम को ना लूं, उसके इस नाम का प्रयोग ना करूं, क्योंकि उसको पता है, वो समझदार है कि लक्ष्मी नाम जो है वो समृद्धि सूचक है, जो उसकी जीवन से जीवन के किसी भी एंगल से वो मैच नहीं करता है। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। लेखिका कहती है कि अगर उपनाम रखने की प्रतिभा, निकनेम, कोई भी उपनाम रखने की प्रतिभा मेरे अंदर होती तो सबसे पहले उसका प्रयोग मैं अपने ऊपर करती, क्योंकि लेखिका कहती है कि मेरा नाम भी बिल्कुल उतना ही बड़ा है, महादेवी, लेकिन मैं महादेवी नहीं हूं। यानी कि मैं, नाम का जो विरोधाभास है वो अक्सर जीवन में हर किसी को झेलना पड़ता है। तो वो कहती हैं अगर मुझे उपनाम रखने की प्रतिभा मेरे अंदर होती तो मैं सबसे पहले अपना नाम चेंज करती, यानी कि अपने ऊपर उसे प्रयोग करती। इस तथ्य को वह देहातन क्या जाने, या लेखिका कहती है इस तथ्य को वो देहातन क्या जाने, यानी कि वो क्या समझती है कि अगर मैं लक्ष्मी नाम ना लूं तो इसके अलावा क्या लूं, क्या अपना नाम रखवाऊं। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब भक्तन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। लेखिका कहती है कि जब इसके गले में कंठी की माला देखकर मैंने उसका नया नामकरण किया। पहली बार जब वो मेरे घर पर आई और मैंने उसके गले में कंठी की माला देखी और उसके इस कवित्वहीन नाम को पाकर भी वह गदगद हो उठी। भक्तन के जीवन की इतिवृत्ति, भक्तन के जीवन की इतिवृत्ति को बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध की एक सूरमा की एकलौती बेटी नहीं, वे माता की कविंदती बन जाने वाली ममता की छाया में पली 5 वर्ष की आयु में हंडिया ग्राम के एक संपन्न गौपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो क्या बताया गया है यहाँ पर, भक्तन के जीवन की इतिवृत्ति जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी कि उसके जीवन की पूरी बातें अगर आपने नहीं सुनी है, अगर आपने नहीं समझी है, तो उसके विषय में जानना आपके लिए कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध के एक सूरमा की, तो उनके पिता जो थे उन्होंने क्या किया कि उनके 5 वर्ष में उनका विवाह तय किया और 9 वर्ष में गांव के एक संपन्न गौपालक, जो गांव के संपन्न गौपालक थे, पशुपालक थे, उनकी सबसे छोटी पुत्र वधू के रूप में उसका गौना कर दिया, यानी कि उसको ससुराल भेज दिया और बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि बिना मांगे पराया धन, यानी कि किसी ने भी ऐसा नहीं हुआ कि बार बार उसके लिए लड़का खोजना पड़ा या कुछ ऐसी परेशानी हुई। उन्होंने टाइम से पहले ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा करने में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी कि पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, जो उसके पिता उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, यानी कि भक्तन के जो पिता थे उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो उनके जो
उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने संपत्ति की रक्षा में सतर्कता, जो उनकी विमाता थी यानी कि उनकी दूसरी माता थी, उन्होंने अपनी कि अगर मैंने इसे टाइम पे बुला लिया, इसके पिता की मृत्यु से पहले बुला लिया, तो शायद संपत्ति में इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, संपत्ति इसको भी देनी पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपनी बेटी को तब बुलाया जब उनकी बीमारी की जो सूचना थी वो मृत्यु की सूचना बन चुकी थी, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तब उन्होंने अपनी बेटी को, यानी कि अपनी जो सौतेली बेटी थी भक्तन, उनको ये समाचार भेजा। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया, यानी कि उनकी जो सास थी, देखिए पहले तो उसकी माता ने ही उसके साथ धोखा किया, उसके बाद उसकी सास ने उसके साथ धोखा किया, यानी कि उसकी सास ने ये सोचा कि क्यों मैं अपने घर में रोने पीटने यानी कि मातम का माहौल बनाऊं, अपशकुन का माहौल बनाऊं। तो उसने भी उनकी बेटी को यानी कि उनकी माँ, उनके पिता की मृत्यु की सूचना नहीं दी। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा किया। अब काफी टाइम हो चुका था, सास ने बिल्कुल भी उसको इस बात की सूचना नहीं दी कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। सास ने बस यही कहकर उसको मायके भेजा कि तुम बहुत दिनों से अपने पीहर नहीं गई, अपने पिता के घर नहीं गई। तो देखिए उसकी जो सास थी उसने क्या किया कि ये बोलकर उसके पिता की मृत्यु की सूचना उसे नहीं दी, बल्कि ये बोलकर कि तुम बहुत दिनों से अपने नहर नहीं गई, अपने पिता के घर नहीं गई, और उसे पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा किया। अप्रत्याशित अनुग्रह से ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा पहुंचते ही झड़ गए, यानी कि अप्रत्याशित अनुग्रह, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी सास बिना कहे, बिना बोले, बिना विनती के उसको उसके पिता के घर भेज दे, उसके मायके भेज दे। तो ऐसा अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए, यानी कि बहुत ज्यादा वो खुश हो गई और इतनी तेजी से वो अपने गांव की तरफ बढ़ी, अपने मायके की तरफ बढ़ी कि गांव की सीमा पहुंचते ही उसके पंख झड़ गए। यानी कि गांव में जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। यानी कि जब वो रास्ते में जा रही थी तो लोग केवल उसको एक ही बात कर रहे थे, एक ही बात उससे कह रहे थे कि हाय लक्ष्मण अब आई। तो ये देखकर, ये सहानुभूतियां पाकर, ये देखकर उसको कंफर्म हो चुका था, ये देखकर उसको पता लग चुका था कि शायद कुछ ऐसा हो चुका है, शायद कुछ ऐसा बुरा हो चुका है कि उसके पिता का जो शेष चिन्ह था वो भी अब वहां पर नहीं था, और ना ही विमाता के व्यवहार में कोई भी शिष्टाचार का लेश मात्र था। यानी कि उसकी जो विमाता थी, उसकी जो सौतेली माता थी, उसने भी अब यहाँ पर इस तरह से अपना व्यवहार जो है, उसमें शिष्टाचार जो आज तक वो केवल दिखाने के लिए प्रयोग करती थी, वो शिष्टाचार भी उसने अब समाप्त कर लिया था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके पिता का शेष चिन्ह भी वहां पर नहीं था, यानी कि उसके पिता की जो एक तरह से बॉडी होती है वो भी जला दी गई थी उसके आने तक। दुख से स्थिर और अपमान से जलती हुई वह भी उस घर में पानी पिए बिना उल्टे पैर अपने ससुराल लौट पड़ी। यानी कि क्योंकि अब इतनी बुरी तरह से, देखिए उसको उसकी माँ ने भी कुछ नहीं बताया, उसकी सास ने भी कुछ नहीं बताया, और इतना सब कुछ उसे तब पता चला जब उसके पिताजी की जो डेड बॉडी थी, उसके पिताजी की जो अर्थी थी वो भी जला दी गई थी। तो उसके बाद वो उस घर में, यानी कि जो उसके पिता का घर था, वहां पर बिना पानी पिए उल्टे पैर अपने ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया, यानी कि अपनी सास को खरी खोटी सुनाई और अपनी विमाता पर आया हुआ जो क्रोध था वो उसने उस तरह से शांत किया। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की।
तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से जो भक्तन वाला हमारा चैप्टर है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, और महादेवी वर्मा जी यहाँ पर भक्तन के जो आज का जो चरित्र है उसको स्पष्ट करने के लिए कहती हैं कि हमें उसके उस समय पर जाना होगा, उस टाइम में जाना होगा, उसके पहले के समय में जाना होगा, तभी हम आज की उसकी व्यथा जो है वो समझ पाएंगे। तो आपने अभी तक जितना पढ़ा उससे आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह उसके व्यवहार में चेंज आया, किस तरह उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, किस तरह से वो आज इस स्थिति तक पहुंची है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट सेशन में। जितना भी आज पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।